चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में एक अलग राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जी हाँ, खासकर जीतन राम मांझी जिन्होंने अभी अभी एनडीए ज्वाइन किया तो एक अलग भूचाल आ गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि आखिर जीतन राम मांझी महागठबंधन में क्यों नहीं टिके और उन्होंने भाजपा यानी एनडीए क्यों ज्वाइन किया, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश रंजन जी। राजेश रंजन जी, क्या मानते हैं आप, जीतन राम मांझी जी इधर थे, कह रहे थे कि हम एकदम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, एकाएक ऐसा क्या हो गया? पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको आज बुलाया है। और जहां तक माननीय जीतन राम मांझी जी का सवाल है तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राजनीति में, मुझे जहां तक याद है, कि कोई ये नहीं कहा हुआ कि मैं माँ की कसम खाता हूं मैं आपके साथ रहूँगा। तो ऐसी परिस्थितियां, वो साथ रहना महागठबंधन में चाहते थे, नीतीश जी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन एक ऐसी परिस्थितियां उनके सामने उत्पन्न की गई जानबूझ करके कि आप महागठबंधन छोड़ दें, और उन पर एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने एक साजिश करते थे, जासूसी करते थे। इसके कारण उनको हम यहाँ से या तो मर्ज करने का विकल्प दिया या उनको बाहर जाने का रास्ता दिखाया। अब कोई भी व्यक्ति जो इतना मेहनत से अपनी पार्टी को खड़ा किया है और इतना मजबूती के साथ माननीय नीतीश जी को सरकार बनाने में और सरकार चलाने में जिस ढंग से उनको ताकत देते रहे और अंत में जा कर के उनको एक जासूस कह करके और अपने आइडेंटिटी को विलीन करने का जो उनके सामने प्रस्ताव रखा, वो कहीं से कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं था। नीतीश कुमार जी ने तो कहा कि इनको मैंने ही बनाया, मैंने मुख्यमंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, सब कुछ तो मैंने ही बनाया इनको। देखिए, ये हास्यास्पद बात है। कोई भी व्यक्ति किसी को बनाता नहीं है, और अगर नीतीश जी ये कहते हैं कि हमने जीतन राम मांझी को बनाया, तो मैं समझता हूँ कि वो ये तो उनके लिए ये शब्द ही बहुत तुच्छ शब्द है, जो इतने बड़े राजनीतिज्ञ होकर के इतना छोटी बात करते हैं। जीतन राम मांझी उस व्यक्तित्व का नाम है जो झोपड़ी में मजदूर का बेटा रहने वाला, नौकरी को त्याग पत्र दे करके राजनीति में जो आया, सामाजिक जीवन में आया, और वहाँ से राजनीतिक कैरियर शुरू करते करते मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुँचे। ये नीतीश जी का देन नहीं है, ये जीतन राम मांझी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का देन है। वहाँ पर उनके साथ कई सारे विधायक थे, कई सारे मंत्री थे। उनको क्यों विवश होना पड़ा जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने पर? इन्होंने कोई अर्जी तो दिया नहीं था। उस परिस्थिति में ये कहना कि मैंने उनको बनाया, नीतीश जी ने श्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया नहीं, वो उनकी काबिलियत को देख करके उनको उस कार्यभार को अपना जिम्मेवारी सौंपा था। महागठबंधन से जैसी जीतन राम मांझी जी हटते हैं, वैसे ही दशरथ मांझी के बेटे को ज्वाइन करवाया जाता है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? रत्नेश सदा जो उनको तुरंत मिनिस्टर बनाया जाता है, तो आपको लगता है कि ये फुलफिल कर पाएंगे ये लोग इनकी कमी को? देखिए, इसमें पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का जहाँ तक बात है, तो ये जो समाज से, जिस समाज से मांझी जी आते हैं और दशरथ बाबा जिस समाज से आते थे, वो श्रमिक प्रधान समाज है। श्रम की प्रकाष्ठा थी जिसको उन्होंने पूरे देश के सामने बाबा दशरथ मांझी ने रखा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका जो छवि था, उनमें जो कृतित्व था, उनमें जो समाज के प्रति कुछ देने की लालसा थी, जो उनमें त्याग का जो भाव था, वो सब में हो जाए, उनके बेटा में हो जाए। अब आज भी कोई आदमी उनका बेटा को जानता नहीं है। ये सिर्फ इसलिए
एक होता नहीं है उनकी जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये नहीं, भरने की कोशिश किस व्यक्ति से आप कर रहे हैं? अभी अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि कुछ लोगों का टीम को माननीय मांझी जी और संतोष कुमार सुमन जी दोनों उन लोग को एक प्रस्ताव दिए कि आप यहाँ से चलिए, दिल्ली पैदल यात्रा कीजिए और वहाँ जा कर के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपिए कि इनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाए। सारा व्यवस्थापक प्रोग्राम का निर्धारण संतोष जी किए और बाद में जा कर के उनको आप हाईजैक करते हैं। इससे समाज आपके तरफ नहीं जाएगा, पूरा समाज जानता है कि मांझी जी क्या हैं और उनके से तो शक हुआ राजेश जी, जो अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई वहीं से शक हुआ कि ये जासूसी करते हैं। देखिए, यहाँ पर शक का कहीं से गुंजाइश नहीं था। हम खुलकर बोल रहे हैं नीतीश कुमार की जासूसी। मुझे जानकारी है कि माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने जाने से पहले माननीय नीतीश जी को फ़ोन करके पूछा था, फ़ोन किया बात करने के लिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ कहना है तो बताइए। उनका फ़ोन आया नहीं, उठा नहीं। अच्छा। तो ये वहाँ चले गए और गए किस लिए, पूरा देश के सामने इस बात का उन्होंने रखा है कि हमने तो गया था बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए आग्रह करने के लिए। क्या आपसे आग्रह है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व को अगर भारत का रत्न नहीं माना जाए तो किसे माना जाएगा, जिसने 22 साल तक लगातार बिना स्वार्थ के रास्ता बनाते रहे, छेनी हथौड़ी चलाते रहे और पूरे देश के सामने एक रास्ता समर्पित किया। तो उसके लिए एक भारत रत्न की उपाधि के लिए सिर्फ वहाँ गए थे और इसको इन लोगों ने दूसरा रूप दे दिया। क्या रूप दिया कि जा कर के वहाँ साजिश कर रहे हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। ये उनकी ओछी राजनीति का मुझे लगता है कि निकृष्टतम परिचय है। आप तो जीतन राम मांझी के बहुत करीब रहे हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व है या क्या उनका जो है सोच है राजनीति के प्रति, लोगों के प्रति, कितने ईमानदार आपको लगते हैं? आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बारे में हमसे बेहतर इस जहानाबाद का हर व्यक्ति जानता है कि जब उनको 9 महीना का समय मुख्यमंत्री के रूप में मिला तो हर व्यक्ति के मुंह से यही सुनते थे कि मांझी जी लगता है कि मगध के ही मुख्यमंत्री हैं। अर्थात जब उनको मौका मिला तो जिस क्षेत्र के लिए से प्रतिनिधित्व कर रहे थे बहुत ईमानदारी पूर्वक उस क्षेत्र को पल्वित पुष्पित करने में और उसके विकास के बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया। और यही कारण है कि उनको जो कह रहे हैं आजकल कि हमने बनाया, उनको लोग कान भरना शुरू किया कि तो आगे आपसे चले जाएंगे। इसी कारण से फिर उनका पैर खींचना शुरू हुआ और अंत में उनको मजबूर किया गया कि आप बाहर जाइए। जिस ढंग से आज बाहर किए उस समय भी बाहर किया गया, लेकिन फिर भी उनकी आवश्यकता फिर नीतीश जी को पड़ी और इन्होंने पुनः उनको उतना ही ईमानदारी से समर्थन दिया। तो इनका जो व्यक्तित्व है और जो समाज, हम एक उदाहरण के साथ पेश करना चाहते हैं उनका व्यक्तित्व के बारे में। हम उनके ग्रामीण भी हैं। मैं बच्चा था, बचपन की बात है, उनके सामने से गोली चलाने वाला लोग गोली चला रहा है और उतना दुश्मनी के बाद भी हमने देखा कि उनके पास आया किसी चीज़ को पैरवी करने के लिए, बिना किसी झिझक के उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का पैरवी किया। अब इससे बड़ा इंसानियत और इससे बड़ा समाज के लिए तत्पर रहने वाला व्यक्ति शायद इस दुनिया में तो हमको नहीं मिलता है। एक आरोप जो लग रहा है या जो लगता है, जैसे अभी जो नए नए मंत्री बने हैं रत्नेश सदा, या जो इन पर आरोप लगता है कि ये हमेशा अपने परिवार को राजनीति में लाते हैं, या बेटे हो गए, दामाद हो गए, समधी हो गए, समधिन हो गए, ये आरोप लगता है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? ये निराधार है, पूर्णतः निराधार है। अब कहिएगा कैसे? आदरणीय लालू जी अपने बेटा को लाए, बेटी को लाए, सबके सामने है, उन पर कोई नहीं लांछन लगा रहा है।
आज मांझी जी के पास कितना विधायक है? 4 विधायक। 4 विधायक में मात्र 2 विधायक, एक तो अपने विधायक हैं और दूसरा एक उनकी समधन है जो पहले भी विधायिका रही हैं। अच्छा। 12 चट्टी से वो हैं। बाकी 2 और कौन हैं? उनका कौन सा रिश्तेदार है? अनिल बाबू कौन से रिश्तेदार हैं? प्रफुल्ल मांझी कौन से रिश्तेदार हैं? ये सब बात करने का होता है। और जो उनके पुत्र हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी सेकुलर के, हमको तो लगता है कि जितना बिहार में मंत्री और नेता लोग हैं उससे उनमें से कोई भी व्यक्ति, हमको लगता है इनसे ज़्यादा काबिल व्यक्ति नहीं है। अच्छा, अब भाजपा के साथ जो है कितना आप लोग सहज महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत दिन नहीं बीता है जब उनके खिलाफ भी स्टेटमेंट लोग देते थे। देखिए, भाजपा के साथ सहज और असहजता का कहीं से प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि भारत किस दिशा में जाएगा। अगर जिस भारत में 370 को जिसने समाप्त किया और भारत में जिस सहजता के साथ राम मंदिर विवाद को समाप्त किया और जिस ढंग से पूरे देश में आज इनका प्रभुत्व है, उससे लगता है कि इनके साथ सामंजस्य और देश का विकास रह करके ही किया जा सकता है। आप जय श्री राम अब आप लोग बोलेंगे? देखिए, जय श्री राम बोलना और नहीं बोलना, अगर श्री राम तो हम हिंदू हैं तो स्वाभाविक है, मेरे भी देवता हैं तो हम भी श्री राम जय श्री राम मंदिर जाते ही हैं। तो हम कट्टरवादी नहीं हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो हर व्यक्ति अपने ढंग से जय श्री राम कहता है। जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आपके पार्टी को एक छोटी दुकान कहा। क्या आपको लगता है कि ये दुकानदारी हो रही थी या दुकान है ये सब, जितनी पार्टियां हैं छोटी छोटी? देखिए, इसके बारे में अगर हम कहेंगे तो उनको लगेगा कि इतना छोटा आदमी हमारे ऊपर कमेंट कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा अदना से भी व्यक्ति जो राजनीति की समझ रखता है और संविधान के बारे में जानता है, तो लोकतंत्र क्या है, जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है और लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीति में पार्टी की क्या भूमिका है, दुकानदारी है या दलीय राजनीति है, जब इस व्यक्ति को उसमें अंतर ही नहीं पता है तो उस व्यक्ति के बारे में चर्चा क्या किया जाए। हमको तो लगता है कि वो व्यक्ति चर्चा करने लायक ही नहीं है। जिसको किसी पार्टी को छोटी दुकान कह दे, अपने को मॉल कहे, किसी को कुछ कह दे, तो ये उनका राजनीति में कहीं से भी समझ नहीं है। और उस पर हम लोग, हमारा छोटा सा कोई कार्यकर्ता भी उस चीज़ पर बात नहीं कर सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। विपक्षियों की मीटिंग चल रही है पटना में और अभी आपके साथ साक्षात्कार हो रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? ये सब विपक्षी जो एक हो रहे हैं, ये तो एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, पूरे भारतीय राजनीति का जो इतिहास रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो अभी तक मेरा अनुभव है, आज तक प्री पोल अलायंस कभी टिका नहीं है। प्री पोल अलायंस में किसी लीडर को भारतीय स्तर पर आज तक हमको कोई उदाहरण दे दीजिए जिसमें हम प्री पोल अलायंस कर लिए और किसी को मान लिए ये मेरा नेता होगा, बाद में उसको नेता मान लिए। पोस्ट पोल अलायंस होता है कि भाई हम जीत करके आए, अब हमारी मजबूरी है, एक साथ आइए, नहीं तो फिर से चुनाव में जाइए, ये टिका है। लेकिन प्री पोल अलायंस आज तक, हाँ, ये सफल आज तक हमने नहीं देखा है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है और अपनी कमजोरी को झांपने के लिए है। महागठबंधन में कहीं से कोई ऐसा नरेंद्र मोदी जी के सामने नेता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। और एक तरफ समझने की बात है कि राहुल गांधी भी नहीं। देखिए, राहुल जी का बात अलग है। राहुल जी जिस गठबंधन में आज आए हैं, ये उनकी कमजोरी को प्रदर्शन कर रहा है। आप राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के अगर अपने आप को पार्टी से के अध्यक्ष और उससे ऊपर मानते हैं, तो फिर आप छोटे छोटे दलों को क्यों जोड़ रहे हैं? ये तो नीतीश कुमार जी अपने लिए बुलाए हैं सबको ना, तो इसकी उनकी कमजोरी है ना राहुल जी की। उनके बुलावे पर आप चले आए, इसका मतलब आपका अपना अस्तित्व कहीं नहीं है।
आप इतना अपने को कमज़ोर मान रहे हैं कि नीतीश जी जो कहेंगे उसके उनके सामने चलिए, आप उनको मुख्य प्रधानमंत्री मान लीजिए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के कहने पे सब लोग आए हैं? देखिए, नीतीश जी के अब बिहार में हो रहा है तो हमारा तो मानना है कि भाई नीतीश जी बुलाए हैं तो आए हैं। लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के कहने पर बुलाया गया, सब आए हैं सब लोग। देखिए, अंदर की बात हो सकती है कि लालू जी भी उनको सहयोग किए होंगे, लेकिन लोग यहाँ पर तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाने की बात है, बहुत सारी बात है। ये सारा हिडन एजेंडा नहीं है, ये साफ एजेंडा है। लोग सोच रहे हैं कि हिडन एजेंडा है, इसी के माध्यम से नीतीश जी को बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है, तय किया जा रहा है, और लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी को गद्दीसीन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे साहब भी, माननीय जीतन राम मांझी जी भी बोले कि नीतीश जी कभी भी तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर का कुर्सी देने वाले नहीं हैं। चलिए, धन्यवाद है आपको राजेश रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हम पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश रंजन जी, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और भी बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। जो परिवारवाद पे भी जो मामला था नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर, उस विषय पे भी इन्होंने बहुत ही खुलकर कहा। अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। ईशा न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।